welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to discuss the most important topic in psychology, which is mental health problem in older adults. हम लोग जो है ना वो mental health मतलब cognitive problems देखेंगे older adults के अंदर वो क्या क्या है। सबसे पहले हम डिप्रेशन देखेंगे और डिप्रेशन के बाद हम डिमेंशिया देखेंगे, फिर डिमेंशिया के बाद अल्जाइमर डिजीज़ और अल्जाइमर के बाद पार्किंसन डिजीज़ देखेंगे। अब ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में कर दिए। सबसे पहले हम डिप्रेशन डिस्कस करेंगे और बाद वाली जो वीडियो है उसके अंदर हम अल्जाइमर, क्योंकि अल्जाइमर भी एक पूरा लॉन्ग है, और फिर बाद में जो है पार्किंसन डिजीज़ मैं कोशिश करूँगी कि डिस्कस कर लूँ उसी के अंदर। सो यहाँ डिप्रेशन की जैसे आप हेडिंग्स बने हुए देख लेंगे, 6 हेडिंग्स हैं। ये डिस्कस करना शुरू करते हैं। डिप्रेशन के अंदर क्या होता है कि आपने सबसे पहले टर्म बतानी है, फिर सिम्टम्स बतानी है, फिर रिसर्च, फिर करैक्टरिस्टिक्स, फिर ट्रीटमेंट और फिर सुसाइडल टेंडेंसीज। आप बारी बारी इन हेडिंग्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। टर्म में आप बताएंगे, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगी और आपने साथ साथ मार्क करते जाना है कि डिप्रेशन क्या है। मेजर डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर, या आपकी पहली जो है ना वो लाइन में आएगा, जो कि आपके पास है कि जो डिप्रेशन है वो क्या है, वो मेजर मूड डिसऑर्डर है। और इसी के साथ आप ये भी लिखेंगे कि टर्म के अंदर मेजर डिप्रेशन हैज़ बीन कॉल्ड द कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये 2 लाइंस आप पहली हेडिंग टर्म में लिखेंगे। सब फिर दोबारा बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BS लेवल पे भी, MS लेवल पे भी, और फिर जो है ना आपके कॉलेज लेवल पे भी डिप्रेशन का टॉपिक। सो आपने अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना है। टर्म में आप लिखेंगे कि डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर है, फिर दूसरा नाम है इसको आप कहेंगे कि इसको हम कॉमन कॉल्ड भी कहते हैं ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का। सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। सिम्टम्स की यहाँ से लेके यहाँ तक हेडिंग है वो हम देख लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स के अंदर क्या होता है कि इस तरह के इंडिविजुअल जो डिप्रेशन के शिकार वो किस तरह बिहेव करते हैं। वो मोस्टली अनहैप्पी होते हैं, वो डीमोरलाइज्ड होते हैं, सेल्फ डेरोगेटिव होते हैं। सेल्फ डेरोगेटिव का मतलब होता है तौहीन समझना, मतलब वो अपने आप की तौहीन समझते हैं, उनका बहुत लो सेल्फ मोराल होता है। बोर्ड होते हैं, ठीक है, फील डू नॉट फील वेल, loses stamina easily and has poor appetite and listless और unmotivated। अब जो है ना आपने ये सिम्टम्स जो है ना वो लिख देनी, नो है ये सिम्टम्स, और आपने इसको बुलेट्स बना के अच्छे तरीके से लिख देनी कि इस तरह के इंडिविजुअल्स जिनको आप डिप्रेस देखें, अगर आपने देखना है कि ये बंदा डिप्रेस है तो आप उसके अंदर ये सिम्टम्स देखेंगे। एटलीस्ट 9 है तो 5 तो देखेंगे कि वो अनहैप्पी रहता है, डीमोरलाइज्ड है, उसका मोराल बहुत ज़्यादा कम है, सेल्फ डेरोगेटेड है, और बोर्ड रहता है हमेशा, बहुत जल्दी जो है ना वो स्टेमिना लूज़ कर लेता है, इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी कुछ भी काम करने में, भूख नहीं ज़्यादा लगती, लिस्टलेस है, मतलब जो है ना एनर्जेटिक नहीं है और मोटिवेटेड है। ये आपके होगी सिम्टम्स में। अब रिसर्च आपने देखनी है एज से और जेंडर से रिलेटेड। अब यहाँ पे जो है ना ये बुक के अंदर काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप लिखा हुआ है, इसलिए मैंने हेडिंग बना दी है, क्योंकि हेडिंग बना कर ना बंदे को समझ आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्या है। रिसर्च के अंदर आपने एज पहले बतानी है, फिर जेंडर बताना है कि एज से रिलेटेड जो है ना वो रिसर्च हुई है उसका रिज़ल्ट बताना, और जो जेंडर से रिलेटेड रिसर्च हुई है उसका रिज़ल्ट बताना है। अब सबसे पहले आप ये बताएंगे कि एज, बल्कि जेंडर पहले बता दें वो ज़्यादा अच्छा, ठीक है ना। जेंडर के अंदर आपने क्या बताना है कि ज़्यादा मेल अफेक्टेड है या ज़्यादा फीमेल अफेक्टेड है। सो यहाँ डिप्रेशन में जो रिसर्च हुई है ज़्यादा फीमेल अफेक्टेड होती है, ये रिसर्च के मुताबिक प्रूवन है। और आपने इसी तरह लिख देना कि ज़्यादातर जो डिप्रेशन का रेट है वो हायर है इन वुमेंस, स्पेशली इन दोज वुमेंस। अब आपने ये लाइन लिखनी है 85 और 85 से जो ओल्डर है, मतलब ओल्डेस्ट ओल्ड भी आप लिख सकते हैं, और उनके अंदर क्या क्या है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है, आइसोलेटेड रहती हैं, ग्रेटर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। अब आपको पता है कि सिर्फ 3 चीज़ें ही हैं जो मोस्ट कॉमनली हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ और जो लोगों के साथ रहने का तरीका। सो आपने ये मैं याद करने का आपको तरीका बता रही हूँ कि ऐसी वुमेंस जो कि उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट भी और लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो वो जो है ना वो डिप्रेस होंगी। ये आपका हो गया एज रिलेटेड। अब जेंडर रिलेटेड ये है कि एज जो है ना वो स्पेसिफ़िक एज की ये है कि 85 और 85 ईयर्स और उनसे ओल्डर जो है ना वो पहले अडल्ट होते हैं, क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं, और उनमें से एज के अंदर आपने बताना है कि ज़्यादा वुमेंस होती हैं। अब आपने जेंडर का बताना है, और यहाँ पे आप साथ ये भी बताएंगे कि जो है ना यंग और ओल्डर अडल्ट। अब ये जो है ना परसीव किया जाता है कि जो बूढ़े हैं वो ज़्यादा
क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा डिप्रेस होते हैं, बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। बूढ़े और जवान जो है वो इक्वली डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ये जो है ना वो लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक है। अब आपने साथ में लिखने हैं फैक्टर्स कि ये फैक्टर्स हैं जो कि ओल्डर अडल्ट्स में कॉमन और डिप्रेशन का बाइस बनता है। लाइफ ट्रांजिशन, अगर अचानक से उनकी लाइफ पूरी बदल गई है, मतलब पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए हैं, तो वो डिप्रेशन कॉज करेगा। सोशल आइसोलेशन है, लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है तो उसकी वजह से सोशल आइसोलेशन भी हो सकती है। और लॉस ऑफ लव्ड वन या फिर डेथ ऑफ अ स्पाउस, ठीक है ना, ये भी इसकी जो है ना वो फैक्टर्स में आ जाता है जो कि डिप्रेशन कॉज करते हैं। अब हमने रिसर्चेस भी डिस्कस कर दी, अब करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में हम ये लिखेंगे कि जो डिप्रेशन है उसके अंदर आप लोगों ने ये बताना है, ये वाली सारी चीज़ के जो अर्ली सिम्टम्स है वो बताएंगे। पुअर हेल्थ है, इसके अंदर डिसेबिलिटी है, लॉसेस है सच एज डेथ ऑफ अ स्पाउस है, लो सोशो इकनॉमिक सपोर्ट है और सोशल आइसोलेशन है। ये आपके पास अर्ली डिप्रेसिव सिम्टम्स आ जाती है। पहला पॉइंट आपने ये लिखना है। दूसरा ये पॉइंट लिखना है कि इंसोमिया जो जिनको होता है वो भी रिस्क फैक्टर होते हैं, डिप्रेशन हो सकता है। कर्टेलमेंट ऑफ डेली एक्टिविटीज़, जो बहुत ज़्यादा कम डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, घटाव आ गया उनकी डेली एक्टिविटीज़ में, कम करते हैं, इतनी ताकत नहीं रह गई, लिस्टलेस बन गए हैं, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार होती हैं। अब एक मेटा एनालिसिस करके ये हमने फाउंड किया है कि जो डिप्रेशन का रिस्क है वो कब बढ़ जाता है। अब आपने यहाँ पे हेडिंग देख के लिखनी है फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूटेड डिप्रेशन या विच इंक्रीजेस डिप्रेशन रेट। उसके अंदर आपने लिखना है लिविंग अलोन इन अ नर्सिंग होम, सेकंड पॉइंट, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है इंस्टीट्यूशनलाइज सेटिंग में रहने से जो इंडिविजुअल्स हैं या ओल्डर अडल्ट हैं वो जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब आपने ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं जो कि डिप्रेशन को डिक्रीज़ करते हैं और लाइफ डिवेलिंग को इंक्रीज़ करते हैं या कम्युनिटी डिवेलिंग को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा इंगेजिंग इन लाइट एक्सरसाइज के अंदर इंगेज रखना, ठीक है। लेसन्स लेना, कंप्यूटर पे काम करना, कम्युनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करना, ये लोअर लेवल ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स की तरफ लेके चलते हैं। अब ट्रीटमेंट हम देखते हैं, तो हाँ ट्रीटमेंट की हेडिंग अब आ गई है, तो हम देखते हैं कि ट्रीटमेंट जो है ना वो यंगर और ओल्डर दोनों के अंदर पॉसिबल है, लेकिन ओल्डर अडल्ट के अंदर जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा मुश्किल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और 80% तो ऐसे ओल्डर अडल्ट हैं जिनका ट्रीट करना नामुमकिन है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जिस तरह ये लिखा हुआ है कि 80% ऑफ ओल्डर अडल्ट विद डिप्रेसिव सिम्टम्स रिसीव नो ट्रीटमेंट एट ऑल। अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो अब हमने पहले परसेंटेज बता दी कि 80% इंडिविजुअल्स हैं उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है। जिनका अवेलेबल है वो किस तरह करते हैं, हम कम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशंस करते हैं या साइकोथेरेपी के ज़रिए जो है वो इम्प्रूवमेंट करते हैं, डिप्रेशन को जो है ना वो डिक्रीज़ करते हैं, और उसके अंदर जो है ना वो कोशिश करते हैं कि उन इंडिविजुअल्स को डिप्रेशन ना हो। ये ओल्डर अडल्ट्स की हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्योंकि हम मेंटल डिसऑर्डर ही ओल्डर अडल्ट्स के लिए जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम देखें तो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो है इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, जबकि ये मेथड इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट ये इफ़ेक्टिव है। इसके बाद जो है ना आपने चाइनीज़ की जो है ना ओल्डर चाइनीज़ अडल्ट की जो रिसर्च है और जो इन्होंने 2 थेरेपीज़ दी है, ताई ची एंड क्यूगोंग। अब आपने ताई ची का नाम याद रखना है, जैसे ताई होती है ना एक रिलेशन के अंदर जाती है जो ताई होती है, ठीक है। आपने कहना है कि जो ताया और ताई जिस तरह होती है, तो आपने कहना है यहाँ से ताई ची, तो आपने याद रखना है ताई ची से कि ताई के नाम से आपने ये ताई ची का नाम याद रखना है, और क्यूगोंग आपको वैसे याद हो जाएगा, ठीक है ना, और वैसे याद करना है। ये जो है ना ये 2 टेक्निक्स है, 2 थेरेपीज़ है जो कि डिप्रेशन को डिक्रीज़ करती है। और लाइफ रिव्यू थेरेपी ये भी डिप्रेशन को डिक्रीज़ करती है। अब हमारे पास 6th हेडिंग आ जाती है। सब हेडिंग्स आप देख लीजिएगा, मैं मेन हेडिंग्स डिस्कस करी हूँ, आप खुद काउंट कर लीजिएगा। कि सुसाइडल टेंडेंसी, सम टाइम से डिप्रेशन जब एक्सट्रीम पे चले जाता है वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ की तरफ चले जाता है। अब ये मैंने इसकी सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं। सबसे पहले आप रेट और रेशो डिस्कस करेंगे। रेट और रेशो का मतलब ये है कि जो 45 से लेकर 64 इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर जो डिप्रेशन का रेट है वो 19.6 है, और जो 65 से 85 है उनके अंदर 16.1 है। मतलब जो मिडिल अडल्टहुड है उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा हैं। अब ट्रिगर्स फॉर सुसाइडल आइडिएशन, अब जिस नाम से पता चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुसाइड की आइडियाज़ को इन्हांस करती है, उसको रिबूट करती है,
ठीक है ना। उसके अंदर अब आपने ये देखना है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही एक सर्टेन इंडिविजुअल को, फिज़िकल डिस्कम्फर्ट हो रही है, सपोर्ट नहीं मिल रही फैमिली की तरफ से, इमोशनल डैमेज है, पेनफुल मेमोरीज है, तो वो क्या करेगा, सुसाइड की तरफ बढ़ेगा। ये कहते हैं ट्रिगर्स फॉर सुसाइडल आइडिएशन। इसी के अंदर सब हेडिंग है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अब जो आपके ब्रेन से रिलेटेड फैक्टर्स है वो क्या है कि आप अकेले रहते हैं, हेल्पलेस है, सेंस ऑफ, ठीक है, सेल्फ वर्थ है, सेल्फ इस्टीम है, लो सेल्फ इस्टीम और लो सेल्फ वर्थ है एक इंडिविजुअल के अंदर, जो कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ जाएगा। अब हमारे पास प्रोटेक्टिव फैक्टर्स है, और इसी के ऑपोजिट अगर हम देखें कि अगर एक इंडिविजुअल है उसको कंफर्ट मिल रहा है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, फ्रेंड्स की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, इमोशनल डैमेज नहीं है, इमोशनल्स पे कंट्रोल है, रिलीजियस की तरफ से जो है ना, रिलीजन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और कंफर्ट मिल रहा है, तो वो इंडिविजुअल लाइफ की तरफ वापस आएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिमेंशिया, और इसके बाद हम अल्जाइमर जो है ना स्टार्ट कर देते हैं, और इसको जो है ना सेकेंड पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, साथ हम अगली भी जो है ना पार्किंसन भी डिस्कस करेंगे। सो डिमेंशिया के अंदर हम ये देखेंगे, डिमेंशिया जो है ना, सबसे पहले आपने ये बताना है कि ये ब्रॉडर टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, ग्लोबल टर्म है। इसके अंदर फर्दर अल्जाइमर और पार्किंसन आते हैं। डिमेंशिया के अंदर हम क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, इसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं, मतलब जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है उनको डिस्कस करते हैं, और ये इरिवर्सिबल डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन है वो अल्जाइमर की डिजीज़ हैं। सो अल्जाइमर की डिजीज़ का मैंने इस तरह ये रिदम या निमोनिक्स बनाए हैं मिस्टर एल के नाम से। सो एम स्टैंड फॉर मेमोरी, आर स्टैंड फॉर रीजनिंग एंड एल स्टैंड फॉर लैंग्वेज। अब हम ये देख लेते हैं। Alzheimer's disease is a progressive, irreversible brain disorder that is characterized by a gradual deterioration of memory, reasoning, language and eventually physical function. अब आपको समझ आ गई है कि ये जो है ना वो इरिवर्सिबल जो है वो ब्रेन डिसऑर्डर है, इरिवर्सिबल मेमोरी डिसऑर्डर है, रीजनिंग डिसऑर्डर है, लैंग्वेज डिसऑर्डर है, जो कि इंडिविजुअल को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। हम इसके अंदर ना रिसर्चेस देख लेते हैं। मैंने काफ़ी सारे रिसर्चेस लिखी हुई हैं, मैंने ना 3-4 जो है ना वो डिस्कस करनी है आप लोगों के साथ, कि 6 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अल्जाइमर यूनाइटेड स्टेट में। 2000 से लेकर 2017 तक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का जो है वो डिक्रीज़ किया, और डेथ अल्जाइमर से इंक्रीज़ हुई है 145%। अगर हम आगे देखें तो हर 10 में से एक इंडिविजुअल अल्जाइमर का शिकार होता है, ओल्डर अडल्ट्स जो हैं, जो 65 या इससे ऑनवर्ड हो, और 2/3 अल्जाइमर की डिज़ीज़ से सफ़र करने वाली वुमेंस होती हैं। तो ये कुछ रिसर्चेस हैं। अब कॉजेज़ डिस्कस कर लेते हैं। कॉजेज़ के अंदर जो है ना, ये मैंने सारा बताया हुआ है, मैं आपको सब हेडिंग और उर्दू में बता देती हूँ, आप खुद इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। सो यहाँ पर डेफिशिएंसी होती है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। इसकी जब डेफिशिएंसी होती है तब जो है ना इंडिविजुअल्स को अल्जाइमर होता है। ये जो है ना ओल्ड एज रिलेटेड डिजीज़ है अल्जाइमर। यंगर को भी हो जाती है, मतलब मिडिल अडल्टहुड में हो जाती है, इससे पहले होने के कम चांसेस। सबसे पहले आपने बता दिया कि न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर जब डेफिशिएंसी होती है तो फिर एसिटाइलकोलिन जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो फिर आपको अल्जाइमर हो सकता है या उस इंडिविजुअल को। उसके बाद जो है वो सेकंड पॉइंट आपने ये लिखना है कि जिनको अल्जाइमर होता है उनका ब्रेन श्रिंक हो जाता है और डिटोरिएट हो जाता है, और ये डिटोरिएशन और श्रिंकेज जो है ना वो अमाइलॉइड प्लेट्स की वजह से होती है। रीज़न है ना कि अमाइलॉइड प्लेट्स के होते हैं कि डेंस डिपॉजिट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्रोटीन की डिपॉजिट हो जाती है ब्लड वेसल्स में, जो कि ब्लड प्रेशर का भी कॉज बनते हैं। जैसे एक डिपॉजिट हो चुकी है, ब्लड फ्लो नहीं करा, तो एक प्रेशर डेवलप वहाँ पे होगा, सो ब्लड प्रेशर का भी हो जाते हैं। अमाइलॉइड जो प्लेट्स है वो वजह बनते हैं। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स हैं जो कि न्यूरॉन्स को बिल्ड अप करते हैं, तो वो भी अब ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो अमाइलॉइड प्लेक्स और तो जो है TAU, ये भी एक प्रोटीन है जो न्यूरोफाइब्रिल टेंगल्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड तो, ठीक है ना। तो ये प्रोटीन है TAU, ये दो जो है ना प्रोटीन से मेजर कॉज है अल्जाइमर की। समझ आ गई? मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार कि यहाँ पे क्या है कि डेफिशिएंसी होती है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन की, जिसकी वजह से अल्जाइमर होता है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि अल्जाइमर के अंदर ब्रेन श्रिंकेज हो जाता है और डिटोरिएशन हो जाती है। अब ब्रेन श्रिंकेज और डिटोरिएशन क्यों होती है? क्योंकि अमाइलॉइड जो है प्लेक्स बनना शुरू कर देते हैं। अमाइलॉइड प्लेक्स क्या होते हैं? ये डेंस होते हैं प्रोटीन्स की एक्यूमुलेशन इन द स्पेशली इन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन।
ठीक है, ये होते हैं। और इसके साथ साथ अमाइलॉइड प्लेग्स के साथ साथ जो है वो न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स की वजह से हमारे पास अल्जाइमर होता है। अब न्यूरोफाइब्रिली टेंगल्स क्या होते हैं, इनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम तो कहते हैं। सो तो जो प्रोटीन है और अमाइलॉइड प्लेग्स है वो मेजर कॉज होता है अल्जाइमर। अब आपने जो है ना 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा आपने ये बताना है कि जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और माइटोकॉन्ड्रिया भी मेजर रोल प्ले करता है अल्जाइमर के अंदर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है, यहाँ पे आपने ये लिखना है कि जो बॉडीज़ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंसेस हैं वो कोप नहीं कर पाते जब फ्री रेडिकल के साथ, और ऑक्सीडेशन जो नॉर्मल ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में, तो फिर अल्जाइमर हो जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करता, डाइसफंक्शन हो जाता है उसका, तो फिर भी अल्जाइमर होता है। दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है और माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हमारे पास अल्जाइमर होता है। अब आपने इसके बाद बताना है कि जीन और एज का क्या रिलेशन है। अब जो 65 और 65 से ऑनवर्ड है उनके अंदर ज़्यादा कॉज होता है, ज़्यादा रिस्क होता है कि उनका अल्जाइमर हो। पहला तीसरा चौथा पॉइंट हो गया, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा। अब जीन्स का भी होता है म्यूटेशन, अगर जीन्स में हो जाए तो वो भी अल्जाइमर कॉज करती है। या फिर एक जीन्स जो कि ApoE4 है, अगर वो प्रेजेंट हो तो फिर अल्जाइमर होता है। जिन जिन लोगों में ApoE4 जो है वो जीन्स होती है, 60% चांसेस है कि उनको जो है वो अल्जाइमर होगा। और जिनको अल्जाइमर होता है उनके अंदर चांसेस होता है कि उनके अंदर भी ApoE4 जो है वो अलील हो। हमारे पास जो नॉर्मल जीन्स है ना वो ApoE है, और ये जो है ना वो जीन म्यूटेशन हो जाती है जो E4 में कन्वर्ट हो जाती है, ख़राब जीन आप कह लें बेशक। सो यहाँ पे जीन म्यूटेशन कहाँ पे होती है, ऐप में होती है, PCN1 में होती है, PCN2 में जब होती है तो वो जीन म्यूटेशन अल्जाइमर कॉज करता है, अर्ली ऑनसेट कॉज करता है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तब भी अल्जाइमर होगा, और अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है तो फिर भी अल्जाइमर होगा। DNA मिथाइलेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आप लाइफस्टाइल के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि DNA मिथाइलेशन के अंदर ये होता है कि जो टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम है वो आउटसाइड ऑफ जीन अपने आप को अटैच करते हैं, और ये प्रोसेस एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट करने से इंक्रीज़ होता है, और तंबाकू या स्मोकिंग या इस तरह के ड्रग्स लेने से डिक्रीज़ होता है। और ये अगर प्रोसेस सही तरीके से ना हो तो फिर भी अल्जाइमर हो जाता है। सो ये हमने कॉजेज़ भी डिस्कस कर लिए हैं। अब अर्ली डिटेक्शन आप देखेंगे कि माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जब होती है तो ये अर्ली डिटेक्शन में आता है। माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होती है कि थोड़ी सी कॉग्निशन के अंदर जो है ना वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग इम्पेयर हो जाती है। इसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि जिन जिन लोगों को ये एक मुश्किल है, न्यूरो जो सर्जन्स होते हैं उनके अंदर आइडेंटिफाई करना, क्योंकि एक एज भी ज़्यादा हो रही है, वैसे भी नेचुरली कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है जैसे ही एज ज़्यादा होती है, तो उनके अंदर मुश्किल होता है कि ये आया अल्जाइमर के अंदर है या फिर अल्जाइमर के अंदर नहीं है। अब यहाँ पे जो है इस कन्फ्यूजन को हल करने के लिए यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन जिन को माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होती है और वो अल्जाइमर की तरफ लेके जा रही, तो उनके अंदर ApoE4 जीन भी होती है। सो ये आपने अर्ली डिटेक्शन के अंदर बता देना है। अब आपने इसका ट्रीटमेंट भी बता देना है कि एरिसेप्ट्स होते हैं, रेजेंटाइन्स होती हैं, हमारे पास एक्सेलॉन्स होते हैं, और ये सारे आपने जो है ना 3-4 ड्रग लिख लेने ट्रीटमेंट के लिए। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना वो ये है कि केयरिंग इनकी ज़रूरी है। अब जिनको अल्जाइमर होता है ना, ये रिसर्च के ज़रिए प्रूव हुआ है कि उनकी 3 से 4% ज़्यादा केयर करनी पड़ती है दैन दैट ऑफ द अदर इंडिविजुअल्स हु आर केयरिंग द अदर डिजीज़। अल्जाइमर के पेशेंट्स जो हैं ना वो अगर उनकी केयर ना की जाए तो वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बुरा अफेक्ट पड़ता है, और वो ज़रूरत से जल्दी जो है ना वो डेथ हो जाती है। क्या आप उनको जो है ना मेडिकेशन दे रहे हो फिर भी डेथ हो जाती है क्योंकि केयर नहीं की जा रही होती। ये आपको मैंने पहले रिसर्च बता दी। अब दूसरी रिसर्च हमारे पास ये आ जाती है कि जो अल्जाइमर की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादा ख़तरनाक है कैंसर और शिज़ोफ्रेनिया से, ठीक है। और अल्जाइमर जो है वो बर्डन, लोगों ने रिपोर्ट किया कि अल्जाइमर के पेशेंट्स को संभालना सबसे ज़्यादा मुश्किल है अल्जाइमर डिजीज़ का। आपको पता है अल्जाइमर के अंदर मैंने आपको बताया मिस्टर एल। सो M फॉर मेमोरी, R फॉर रीजनिंग और L फॉर लैंग्वेज, एंड फिज़िकल जो है ना वो डिसफंक्शन हो जाती है, फिज़िकल इम्पेयरमेंट हो जाती है अल्जाइमर में। अब मैंने कहा था कि मैं इसकी पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन एक अच्छा टेम्पो आपका भी बना हुआ है, मेरा भी, इसलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट डिटेल टॉपिक है तो मैं इसको एक ही वीडियो में कर दूँ। पार्किंसन हमारा आखिरी टॉपिक है
ये भी बहुत अच्छा और बहुत मज़े का टॉपिक है। यहाँ पे हम सबसे पहले डेफिनेशन, फिर कॉज, फिर करेक्टरिस्टिक्स, फिर ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। अब ये एक अदर टर्म है डिमेंशिया, कि यहाँ पे क्या होता है कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है जो कि मसल ट्रेमर्स, स्लोइंग ऑफ मूवमेंट और पैरेलल फेशियल पैरालिसिस करती है। ठीक है, ये आपने बता देना है। करेक्टरिस्टिक्स में बता दें, डेफिनेशन की हेडिंग देते, जो मर्जी देते। अब कॉज ये है कि डोपामीन सिक्रीट नहीं होती। डोपामीन क्या है? ये न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन के अंदर जो कि फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। ये जब डीजनरेट हो रही होती है या फिर जब ये नहीं बन रही होती तो फिर क्या होता है, अल्जाइमर, पार्किंसन हो जाते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। अब ट्रीटमेंट इसका इस तरह अवेलेबल है कि अगर अर्ली ऑनसेट है तो हम डोपामीन को इन्हांस करने के लिए ड्रग्स देते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट। और अगर लेट ऑनसेट है तो हम एल डोपा दे देते हैं इंडिविजुअल को, जो कि जो इंडिविजुअल का ब्रेन जो पार्किंसन डिजीज़ से सफ़र कर रहा था उसका ब्रेन जो है वो इसको डोपामीन में कन्वर्ट कर देता है, एल डोपा को। अब डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, अभी बहुत ज़्यादा मैं कह लूँ इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ब्रेन स्टिमुलेशन। तो इसके अंदर क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लांट कर देते हैं जो पेशेंट है उसके ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स। जब ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रोड्स करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, तो हमें एक पीस मेकर की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हम बॉडी के अंदर इम्प्लांट कर देते हैं, पीस मेकर डिवाइस। अब जब हम पीस मेकर को ऑन करते हैं, जब स्टिमुलेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रोड्स काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे जो पेशेंट है उसकी ब्रेन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और मसल ट्रेमर्स नहीं होती, एल डोपा के लेवल को कंट्रोल करता है। सो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये है सारा, जिसको आप BDS भी कह सकते हैं। अब स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और जीन थेरेपी के ज़रिए भी हम पार्किंसन की डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद माई यूट्यूब चैनल और अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।